तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल, है ना। तो डेफिनेशन हमने कर ली थी। देखो उसका फॉर्मूला लिख लो दोनों का। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होता है, mv²/r। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v क्या है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये मास है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v और ये है रेडियस। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। अब इसका डायमेंशन चेक करो जरा, फोर्स का ही डायमेंशन है क्या कुछ किसी और का है, करो जरा चेक। दोनों का फॉर्मूला यही है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों का यही फॉर्मूला है। बस सेंट्रीफ्यूगल याद रखना है कि वो सेंटर से दूर लगता है और सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लगता है, बस डायरेक्शन याद रखनी है। तो m का बन गया मास m, v का बन गया L_t-1, तो इसको स्क्वायर करो और एक L नीचे आएगा तो L-1, तो ये क्या बन गया mLt-2। देखो ये फोर्स का होता है कि नहीं होता है, होता है। फोर्स वैसे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना आएगा, मास इनटू में मास, ये इसको अलग रखो, एक्सेलरेशन ये है, तो v²/r ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, v²/r, ये बात ध्यान रहेगी। अब हम पढ़ते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अपरेंट वेट है, मतलब उसे कितना वेट फील हो रहा है, वो कितना होता है। अपरेंट वेट, एक कोई आदमी ले लिया मैंने, ठीक है, मास उसका m है, उसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, नीचे जो है ग्राउंड सरफेस है नीचे की तरफ, तो नीचे लगेगा mg, ठीक है। अब ये जमीन के ऊपर रहेगा तो इसका एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, जो इसको बैलेंस करेगा, R = mg, क्योंकि ना तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है ना ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, जमीन के ऊपर डटा हुआ है, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन और वेट वो बराबर होगा। तो इस केस में अपरेंट वेट मतलब कितना वेट उसको फील हो रहा है, जितना नॉर्मल रिएक्शन होता है वो ये अपरेंट वेट होता है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन कितना है इस केस में, mg है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लिफ्ट के अंदर एक आदमी का वेट जो है कब कम होता है, कब ज़्यादा हो जाता है और कब जीरो हो जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट ले ली मैंने, तो इसमें 2-3 केस हम करेंगे। वही इसका वेट नीचे लगेगा आदमी का, ये आदमी बना दिया मैंने बक्सा टाइप में, जिसका मास है m, ठीक है। ये लिफ्ट के ऊपर भी कुछ वेट लगाएगा अपना mg। अब फर्स्ट केस लिखो, व्हेन लिफ्ट गोज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड और डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, 0 है ना। यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अब चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आता है तो फोर्स आता है ना। फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर, है ना। तो आदमी का जो वेट है, एक्चुअल वेट, अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट दोनों ही बराबर होंगे, R = सिंपल mg, ठीक है। उसे जितना वेट था उतना ही फील होगा अपना, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड केस हमें अब ये करते हैं कि अगर वो डाउनवर्ड जा रही है कुछ एक्सेलरेशन से, तब क्या होगा, और थर्ड केस हम करेंगे जब वो अपवर्ड जाएगी, लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a, तो ये लिफ्ट ले ली मैंने, दोबारा से एक फिगर बना लो इसमें, और इसमें नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। अब नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है
कि ये जो फोर्स है वो इसको ज़्यादा ओवरकम कर रहा है ना, पर ये फोर्स ज़्यादा लग रहा है, ये फोर्स कम लग रहा है, तो ये लिफ्ट के साथ एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब लिफ्ट और आदमी दोनों का एक्सेलरेशन है ये ए, ठीक है। अब नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये वेट, ये फोर्स जो है ज़्यादा लग रहा है ना, कितना ज़्यादा लग रहा है, वो बराबर होगा किसके, एम ए के बराबर, एम जी माइनस में आर, ठीक है। तो यहाँ से आर निकल गया क्या अपना, एम जी माइनस एम ए, और ये बन गया एम जी माइनस ए। तो जब आदमी लिफ्ट के अंदर होता है और लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट होती है तो उसका वेट जो है कम हो जाता है, कम फील होता है, नहीं होता है। जैसे तुम लिफ्ट में बैठे होगे, कभी बैठे हो नहीं, लिफ्ट जस्ट काइंड ऑफ वो झूला है, झूला टाइप में, जैसे झूले में ऊपर जाते हम, नहीं जाते, तो ऊपर से जैसे नीचे आएगा वो एक्सेलरेट होके आएगा ना, तो उसमें हमें अलग सा फील नहीं होता, कुछ वेट कम फील होता है। सेम ऐसा लिफ्ट में फील होगा तुम्हें, जब वो नीचे की तरफ आएगी ना तो तुम्हें कम वजन लगेगा अपना। अगर ये एक्सेलरेशन जो है फ्री फॉल हो जाए, इफ लिफ्ट इज फ्री फॉल, मतलब उसको लिफ्ट को हमें कनेक्शन तोड़ दें उसका ऊंचाई पे ले जाके, तो इसका मतलब वो ग्रेविटी से नीचे आएगी ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, जी के बराबर है ना। तो इसमें जी पुट करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, 0। इन केस ऑफ फ्री फॉल अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट इज 0, ठीक है। मतलब वो ऐसे इस जमीन पे उसके पैर रहेंगे नहीं, जैसे स्पेस के अंदर। थर्ड पॉइंट है इसमें, व्हेन लिफ्ट गोज अपवर्ड with acceleration a, अपवार्ड जाएगी एक लिफ्ट तब क्या होगा, तो अपवार्ड के लिए एक डायग्राम अलग से बनाओ, ये तीनों डायग्राम अलग अलग बनाने हैं तुम्हें, ठीक है। एक मतलब सिंपल ऐसे लिफ्ट और एक आदमी बना दिया, दूसरे में ऐसा एक्सेलरेशन बना दिया, तीसरे में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, इसमें लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब उसका नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हो गया वेट से, है ना। तो कितना ज़्यादा हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर माइनस में एम जी, तो आर कितना बन गया अपना, एम जी प्लस में एम ए, एम जी प्लस में ए, तो उसका वेट क्या हो गया, इज अपरेंट वेट, इसमें लिख लेना हिज अपरेंट वेट डिक्रीजेज, इसमें अपरेंट वेट इंक्रीजेज, इसमें लिख लेना अपरेंट वेट डिक्रीजेज। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें छोटा क्वेश्चन ये बनता है कि अब एक आदमी का जो वेट है लिफ्ट के अंदर कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है। तो इंक्रीज कब होगा, जब वो ऊपर की तरफ जाएगी विद एन एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन के साथ। अब हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, देखो ये तुम्हें पता है फ्रिक्शन क्या होता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है वो टच करते हैं एक दूसरे के, तो पहले तो हम ये कहते थे कि भाई दो ऑब्जेक्ट टच कर रहे हैं, लेकिन आज की डेफिनेशन में हम ये कहेंगे कि उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, इस वजह से फ्रिक्शन होता है। दो ऑब्जेक्ट जो टच कर रहे हैं ना, उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि फ्रिक्शन किसकी वजह से आता है, तो फ्रिक्शन किसकी वजह से आता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे अट्रैक्ट ईच अदर। कौन से फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो कि केमिस्ट्री में तुम पढ़ते थे, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब ये सॉलिड के अंदर भी हो सकता है, लिक्विड के अंदर भी हो सकता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ये ऑलवेज एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। फ्रिक्शन के दो टाइप है मेन, एक है इंटरनल
एक है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर, तो अंदर किस में होगा, दो लेयर्स के बीच में, लिक्विड की दो लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ए लिक्विड। ये तुम पढ़ोगे अगली 7th यूनिट में, जिसको हम बोलते हैं फिर विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड। विस्कोसिटी होता है मतलब रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस या फिर लिक्विड रेजिस्टेंस। तो दो लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। और एक्सटर्नल फ्रिक्शन मीन्स दो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। मतलब एक्सटर्नली टच करें वो, है ना। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है, देखो अब ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे मेनली, इंटरनल फ्रिक्शन जो है 7th यूनिट में आएगा जब विस्कोसिटी हम पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फ्रिक्शन। तो इसके मेन टाइप्स कौन कौन से हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन के अंदर? देखो मेन टाइप 3 है, स्टैटिक, बी है लिमिटिंग, एंड थर्ड है काइनेटिक या फिर डायनेमिक। तो ये दूसरे नाम भी तुम्हें याद होने चाहिए, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों सेम होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट वो दोनों सेम होते हैं, दो नाम है इनके, है ना। देखो 3 टाइप के फ्रिक्शन है ये। काइनेटिक के फिर और टाइप भी आते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, इसके 2 टाइप्स और हैं फिर आगे, स्लाइडिंग और रोलिंग। मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव कर रहा है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके अंदर ही आते हैं 2, स्लाइडिंग और रोलिंग। हमें तो पता है स्लाइडिंग क्या होती है, रोलिंग क्या होती है। रोल मतलब रोल करना, स्लाइड का मतलब स्लाइड करना, तो उनमें फ्रिक्शन लगता है, तो वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब इनको पढ़ते हैं हम। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन स्टैटिक मीन्स रेस्ट पे, इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली एट रेस्ट। फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली एट रेस्ट। इसके अंदर क्या होगा, ये भी फ्रिक्शनल फोर्स है, लेकिन कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट वर्ड्स ऑफ मूविंग, या फिर हम कहेंगे कि वो टेंड करेगा, कोशिश करेगा मूव करने की, बट एक्चुअली इट इज एट रेस्ट। मतलब बिल्कुल एंड पॉइंट पे है। जैसे हम किसी को भी खींचते हैं, जैसे टेबल है हमारी जमीन पे रखी हुई है, उसको हम खींचते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हम थोड़ा ज़्यादा जोर लगाते हैं, लेकिन जैसे वो चल पड़ती है तो हमारे वो जोर जो है कम लगता है, फोर्स जो है कम लगता है। तो वो जो एंड पॉइंट है ना, जहाँ से वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, मतलब जितना फोर्स हमने लगाया है, तो वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है। इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है इन दोनों से सबसे ज़्यादा होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मूविंग, जब ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है तब ये लगता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मूविंग। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन उसमें लगता है। तो ये एक बात यहाँ पे लिखो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा होता है हर एक केस के अंदर। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन इन दोनों से ज़्यादा होता है हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन एंड इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक और काइनेटिक में क्या रिलेशन है?
क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन सा ज़्यादा होता है, तो कभी स्टैटिक ज़्यादा हो जाता है, कभी काइनेटिक ज़्यादा हो जाता है। तो कोई फिक्स रिलेशन नहीं है इनके बीच में, कोई से भी ज़्यादा हो सकता है। एक बात तुम्हें ये लिखनी है अब, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग यहां पे लिख लो, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है, ये हम अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद में, जब हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो अभी हम निकालेंगे। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन वो हम पढ़ते हैं क्या होता है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख लो, ये समझ में आ गया तीनों के तीनों पॉइंट। इसमें डेफिनेशन है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आता है। थ्योरेटिकल पार्ट भी और मैथमेटिकल पार्ट भी दोनों मिक्सअप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे। तो हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और क्या है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ये FL लगा दो यहाँ पे, ये है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये है नॉर्मल रिएक्शन अपना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। तो यहाँ से जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यह है लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जो कोफिशिएंट है ये किस किस पे डिपेंड करता है वो भी मैं बताऊंगा अभी। पहले ये हम लॉज ही लिख लेते हैं सारे। फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स जो है, दो बॉडी जो टच करती हैं उनके एरिया, जो कितना एरिया टच कर रहे हैं उस पर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे क्यों डिपेंड कर रहा है भाई, अलग अलग मटेरियल के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं और अलग अलग वो अरेंज होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्योंकि मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है ये, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। भाई एक रबड़ का ले लें, एक लोहे का ले लें तो उनमें फ्रिक्शन अलग होगा, दो लोहे की ले लें तो उनमें अलग होगा फ्रिक्शनल। एक और लिख लो पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अभी दोनों पॉइंट तुम्हें सेम से दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें फर्क क्या है, सरफेस की बात हो रही है यहाँ पे। सरफेस कैसा है, ड्राई है, वेट है, या फिर किस तरह का है ना। जैसे आइसी सरफेस होता है एक, आइस के ऊपर तुम चलते हो तो वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाता है। जैसे ऑयली सरफेस है या फिर तुम फर्श के ऊपर चल रहे हो, वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसलिए स्लिप करने के चांसेस होते हैं तुम्हारे। फ्रिक्शन कई जगह मदद भी करता है और कई जगह नुकसान भी करता है। एडवांटेज क्या क्या है फ्रिक्शन के, चलने में मदद होती है हमारी, स्टिक, कोई भी चीज स्टिक होती है मतलब चिपक जाती है तो भी फ्रिक्शन की वजह से। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये इनके जो पॉइंट, ये किस पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये इन दोनों पॉइंटों पे डिपेंड करता है जो लास्ट में हमने पॉइंट लिखे हैं ना, इन पे। तो लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक और काइनेटिक की बजाय। जैसे हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, एडवांटेज हमने पढ़ लिए ना, डिसएडवांटेज क्या क्या है फ्रिक्शन के, जहां जहां नुकसान करता है, जैसे गाड़ी चलाते हैं हम, है ना, तो उसका इंजन खराब होता है धीरे धीरे, टायर घस जाते हैं धीरे धीरे, है ना गाड़ी के, और भी कई सारे नुकसान है, चप्पल घस जाती है आदमी की, है ना, पैर भी घस जाते हैं चलने से। तो फ्रिक्शन के बहुत सारे नुकसान हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में हम इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अब एक दो टॉपिक और हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे।
और ये स्टैटिक फ्रिक्शन पे अब दोबारा से आएंगे एक बार। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स जो है क्यों होता है, ये अपने आप को एडजस्ट क्यों करता है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इसका जो कर्व बनता है ना फ्रिक्शनल फोर्स का, वो कर्व तुम बना लो, ऐसे बनता है, देखो ऐसे, सॉरी स्ट्रेट लाइन करो इसको, और बीच में यहाँ पे लिमिटिंग आता है तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे, और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो फिक्स होता है। यहाँ पे ये है लिमिटिंग, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ये लिमिटिंग। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स मैंने पढ़ाए थे ना उसके बाद बना दो जस्ट। ये है काइनेटिक और ये है इधर स्टैटिक, ये है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू देखो, स्टैटिक की वाली तुम्हें दिख रही है ना सेल्फ एडजस्टिंग, ये मतलब वेरी करता है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बन जाएगा। फिर वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे बनता है ये। तो इसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स, इसलिए सेल्फ एडजस्टिंग है। लिमिटिंग की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, काइनेटिक की फिक्स वैल्यू होती है।